हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल एंड वी आर बैक अगेन विद द जनरल मैनेजमेंट टॉपिक सामान्य प्रबंधन के। अभी तक अपन ने 3 वीडियो बना चुके हैं। उसमें 3 में लगभग अपन ने 250 से 300 क्वेश्चन अपन ने किए थे। 3 सीरीज की थी क्वेश्चंस की। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं इसके थ्योरी पार्ट, क्योंकि अपन ने 3 सीरीज से ये देखा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अब अपन इसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। इसके पहले अगर अभी तक आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो ये आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी इसके लिए। ये तीनों आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, तो इसको आप वहाँ पर जाके एक्सेस कर सकते हैं चैनल पर। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रबंध का इतिहास उतना ही पुराना जितनी कि मानव सभ्यता, क्योंकि स्वयं मानव सभ्यता के विकास में कहीं ना कहीं और किसी ना किसी रूप में प्रबंध का भी योगदान रहा है। तो प्रबंध एक्चुअली इसमें प्रबंध की डेफिनेशन बताएंगे कि प्रबंध को किस किस रूप में देखा जाता है। जैसे इसमें बोला आज प्रबंध ही व्यवसाय है और उद्योग रूपी शरीर का मस्तिष्क अथवा उसकी जीवनदायी शक्ति है। यानी कि अगर बिना मैनेजमेंट के अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो वो एक तरीके से उस प्रकार से सफलता हासिल नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से वो प्रबंध के साथ कर सकता था। यही वही जीवन वटी है जो संगठन को शक्ति देती, संचालित करती है और नियंत्रण में रखती। सी अगर आप मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं, यानी कि अगर प्रबंध के साथ काम करते हैं, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका काम होगा। आपके सारे काम संचालित होंगे और उस पर नियंत्रण रखेंगे जो भी आप टास्क बनाते हैं उसके हिसाब से। अतः प्रबंध आधुनिक व्यवस्थाओं संगठनों को अपनी लक्ष्य प्राप्ति की एक युक्ति है। यानी कि अगर आप कोई भी एक एम अगर आप डिसाइड करते हैं और उसको प्राप्त करना चाहते हैं, एक यही ही तकनीक है कि आप प्रबंध करके आप अपने बिजनेस को या फिर अपने संगठन को बेहतर तरीके से चला पाए। इसलिए पीटर ड्रकर कहते हैं, सी यहाँ पर अपन ये इसको अंडरलाइन करते जाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किसने क्या कहा था, क्योंकि ये एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर देख लें पीटर ड्रकर ने क्या कहा था। प्रबंधक ही प्रत्येक व्यापार का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व होता है। उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पन्न उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादक नहीं बन जाते। यानी कि कोई भी अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं और उसका सही तरीके से आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, तो वो आपका प्रोडक्शन नहीं बन सकता कभी भी, यानी कि आपका उत्पादन नहीं बन सकता। और वो केवल आपके रिसोर्सेस मात्र बन के रह जाते हैं, आपके साधन बन के रह जाते हैं। तो अगर आपको उनको वेल यूटिलाइज करना है तो उसके लिए एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छा प्रबंध होना चाहिए, तभी वो आपके उत्पादन बन सकते हैं। प्रबंधन से तात्पर्य कोई भी कार्य कुशलता व मितव्ययिता पूर्वक कैसे किया जाए। यानी कि अगर कोई भी काम करना है आपको तो कुशल हो और कम खर्च में हो, तो वो प्रबंध है। लेकिन अलग अलग और भी डेफिनेशन वो भी देख लेते हैं। वास्तव में प्रबंध दूसरों से काम लेने की युक्ति है। सी यहाँ पर हो क्या रहा है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी, लेकिन अगर जनरल डेफिनेशन में देखा जाए तो प्रबंध एक तरह से किसी दूसरे व्यक्ति से काम लेने की एक तरीका है, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी पूरा काम नहीं कर सकता। एक मैनेजमेंट को सबसे ऊपर जो शीर्ष अधिकारी बैठे हैं वो दूसरों से काम लेते हैं, और यही हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। दे मेक प्लान्स एंड फॉर एग्जीक्यूशन वो अपने जितने भी कर्मचारी उनको ट्रेन करते हैं और उनको निर्देश देते हैं। किसी उपक्रम में श्रमिक कार्य करते हैं, इसमें प्रबंध को यह सोचना पड़ता है कि किस प्रकार श्रमिकों को अच्छे ढंग से कार्य लिया जा सकता है। इसके लिए मैनेजमेंट को करना क्या पड़ेगा कि किससे कैसे बेहतर तरीके से काम लिया जाए, कि काम नियोजन की जो एक प्रणाली है कि कोई व्यक्ति कौन सा काम अच्छा कर सकता है उसको वही काम अलॉट किया जाए, ये एक तरीके से नियोजन कहलाता है। प्रबंध को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वास्तव में क्या करना है और उसको करने का उत्तम तरीका क्या है। अगर कोई भी नया टास्क आया, नया प्रोजेक्ट आया, तो उसको पहले देखना पड़ेगा उसमें चाहिए क्या, और उसके बाद उसको करने का तरीका क्या, उसके बाद उसमें कौन से ह्यूमन रिसोर्सेस लगेंगे जो उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। संकीर्ण अर्थ में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है, और वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से कार्य करा सकता है यह प्रबंधक कहलाता है। अगर अपन छोटी सी बिना विस्तृत जानकारी की अगर अपन बात करें, तो ये जो प्रबंध है आपकी, वो दूसरों से काम करने कराने का एक तरीका है, और जो कराता है वो प्रबंधक कहलाता है। वहीं अगर विस्तृत अर्थ में देखें तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, और यह निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों से संबंध रखता है। जबकि थियो हेमन ने प्रबंध को 3 अर्थों यथा प्रबंध अधिकारियों के अर्थ में, प्रबंध विज्ञान के अर्थ में और प्रबंध प्रक्रिया के अर्थ में प्रयुक्त किया है। तो ये थोड़ा आप लिख लेना इसको कि थियो हेमन ने 3 कौन कौन से अर्थ में इसको डिफाइन किया है। तो पहला है अधिकारियों के अर्थ में, दूसरा है विज्ञान के अर्थ में, एंड थर्ड वन इज प्रक्रिया के अर्थ में प्रयुक्त किया है।
प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंध का अभिप्राय सामान्यतः प्रबंध अधिकारियों से होता है, जिसके अंतर्गत संबंधित इकाई में काम करने वाले लोगों के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग में देखें प्रबंध क्या कहलाता है, तो ऐसा लगता है कि ये प्रबंध यानी कि प्रबंधक जो कि दूसरे लोगों से काम लेते हैं। द्वितीय दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंध का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति विज्ञान से है जिसमें व्यावसायिक नियोजन, संगठन, संचालन, समन्वय, प्रेरणा, नियंत्रण आदि से संबंधित सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण होता है। और अगर थर्ड व्यू देखें तो प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य किया जाता है। वो जो तीसरी एक तरीका है आपका नजरिया है वो देखने का, वो ये है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक लीडर है या फिर जिसको आप शीर्ष अधिकारी, शीर्ष नेतृत्व बोल रहे हैं, तो अगर वो शीर्ष नेतृत्व भी साथ में काम कर रहा है तो वो भी एक प्रबंध है। ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ काम करने के लिए आपको कंट्रोल करे, बोले। अब किसने क्या बोला है प्रबंध के बारे में वो देख लेते हैं, और इसको जरूर आप याद रखना। किम्बॉल एंड किम्बॉल के शब्दों में देख लेते हैं प्रबंध क्या है। व्यापक रूप में प्रबंध का आशय उस कला से है जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव और माल को नियंत्रित करने के लिए अधिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है। और जेम्स एंड लुंडी के अनुसार प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित तथा नियंत्रित करने का कार्य है। ये आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन याद जरूर रखना है कि किसने क्या बोला है, क्योंकि एज इट इज पूछा जाता है एग्जाम में। हेनरी फेयल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। प्रबंध में कई सारे क्वेश्चन इनके ऊपर से पूछे जाते हैं। प्रबंध को एक प्रक्रिया मानते हुए कहते हैं वो प्रबंध से आशा है पूर्वानुमान लगाना, यानी कि आप एक ऐसा प्री जज कर लें या फिर आप एक अनुमान लगा लें पहले से ही योजना बना रहे हैं। संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना व नियंत्रण स्थापित करना, यानी कि इन्होंने क्या करा, पहले पूर्वानुमान लगाए, फिर प्लानिंग की, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया, और फिर उसको ऑर्डर्स में तब्दील किया, एंड देन कोऑर्डिनेट किया, और उसके बाद कंट्रोल के साथ अपना काम पूर्ण किया। ये हेनरी फेयल के अनुसार होता है। अगर इन सारी डेफिनेशन को देखें तो प्रबंध का आशय उस कला से है जिसके द्वारा प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को कार्यान्वित किया जाता है तथा सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय क्रियाओं का निर्देशन, संचालन, नेतृत्व तथा नियंत्रण किया जाता है। अब प्रबंध की प्रकृति और स्वभाव देख लेते हैं, किस किस रूप में अपन प्रबंध को देख सकते हैं। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, यानी कि एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है जिसमें सामाजिक संस्था हो या फिर धार्मिक या राजनीतिक या व्यावसायिक, सभी में आपको प्रबंध कहीं ना कहीं आवश्यक होता है। प्रबंध की विषय वस्तु मनुष्य है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि प्रबंध के कार्य मौलिक रूप से मानवीय क्रियाओं से संबंधित है। क्योंकि आपको करना क्या है, या तो आपको मानव को आपको प्रबंधित करना है, या फिर आपको किसी एक्टिविटी को करना जो कि मानव रूपी या फिर मशीन रूपी में नियोजित होती है। प्रबंध के द्वारा ही मानव क्रियाओं नियोजित, संगठित, निर्देशित, समन्वित, प्रेरित तथा नियंत्रित किया जाता है। चूंकि प्रबंध विषय वस्तु मनुष्य है तो इसके सिद्धांत निश्चय नहीं है, यानी कि अगर कोई मशीनरी होती या फिर कुछ ऐसा चीज होती जिसको आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के व्यवहार को आप पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसके जो सिद्धांत है वो डेफिनेट नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। और इनको अकाट्य नहीं बना सकते, अकाट्य यानी कि जिनको काट नहीं सकते, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत जो है वो मनुष्य के स्वभाव के अनुसार बदलते रहेंगे। थर्ड में अगर देखें तो प्रबंध के कुछ सामाजिक दायित्व भी हैं। प्रबंधक केवल नियोक्ता का प्रतिनिधि नहीं अपितु संपूर्ण समाज का प्रतिनिधि है। प्रबंध के ग्राहकों, कर्मचारियों, पूर्तिकर्ताओं, नियोक्ता, सरकार तथा समाज के प्रति अनेक उत्तरदायित्व होते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में प्रबंध का विशेष महत्व, तो इसमें ड्रकर ने क्या कहा, ड्रकर ने कहा है कि प्रबंध व्यवसाय का जीवन प्रदायक अवयव है और इसके बिना व्यवसाय में लगे उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, उत्पादन नहीं बन पाते। तो ये अपन ने अभी हाल पढ़ा था, तो आपको याद हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। ये एज इट इज पूछा जाता है, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, तो इनको जरूर याद रखें और लिख के रख लें। प्रबंध एक पेशा है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रबंध क्या है, तो प्रबंध एक पेशा है। वैसे ये अब लोग यही मानने लगे हैं कि प्रबंध अब पेशा बन चुका है, क्योंकि आपने देखा होगा एचआर वगैरह के, आपने कई सारी नई पोस्ट देखी होगी, मैनेजमेंट एमबी, अपने यहाँ पर तो पूरा कोर्स होता है प्रबंध का, पूरी डिग्री होती है। प्रबंध एक कला तथा विज्ञान है, ये एक पूछा जाता है कि प्रबंध क्या है, तो एक कला विज्ञान अगर ऑप्शन में है तो आपका ये सही है। प्रबंध मानवीय तथा भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करता है। प्रबंध एक तरह से जो आपकी मानवीय संसाधन है
और भौतिक संसाधन है। यानी कि जैसे अगर मशीनरी भी है आपकी इंडस्ट्री में, या फिर आप एक ऑफिस को देख लें, तो एक ऑफिस में काम कौन करता है? एक मनुष्य करता है। लेकिन काम किसके द्वारा किया जाता है? वो मनुष्य मशीन के द्वारा। यानी कि एक तरह से देखें तो कंप्यूटर पे काम करता है। तो दोनों में के बीच में एक ऐसा कम्युनिकेशन हो जाता है, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन हो जाता है और समन्वय करके काम को किया जाता है। तो ये भी एक प्रबंध है कि आप किसको किस कार्य में लगा रहे हैं। हो सकता है किसी को राइटिंग के काम लगा रहे हैं, कोई को बिना मशीन के साथ लगा रहे हैं। तो ये एक समन्वय स्थापित कर कर आप किसी भी कार्य को संपादित करते हैं। प्रबंध संगठनात्मक पद सोपान के समस्त स्तरों में पाया जाता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संगठनात्मक सोपान का जो लेवल होता है वो किस प्रकार से होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि इस तरीके से एक पिरामिड बनाता है वो। उस पिरामिड में आपके जो पद सोपान है, यहाँ पर वो उसी अनुसार आपके कार्य होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग लेवल हो गए। ये आपका शीर्ष अधिकारी होगा एक तरह से। उसके बाद ये वाले हो गए आपके निचले अधिकारी। उसके बाद ये हो गए आपके कर्मचारी। तो ये पद सोपान हो गए। इनके ऑर्डर सबसे ऊपर जो व्यक्ति रहता है उनके ऑर्डर सबसे हाईएस्ट रहते हैं, उनको मानने पड़ते हैं। प्रबंध में पूर्व निर्धारित उद्देश्य की समय पर प्राप्ति अनिवार्य है। यानी कि प्रबंध करके अगर आप कोई प्लानिंग करते हैं, कोई एम करते हैं, तो उसमें समय पर आपकी जो उद्देश्यों की प्राप्ति होना आवश्यक है। नहीं तो वह प्रबंध फेल हो जाता है, एक असफल हो जाता है। प्रबंध की प्रवृत्ति समग्रतावादी होती है, अर्थात वह समस्त उप व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, किसी एक सेक्टर पर नहीं। अगर कोई आप ऑर्गेनाइजेशन लेकर चल रहे हैं और उसके बाद आप सिर्फ एक ही किसी सेक्टर पर काम करें, तो दैट इज नॉट ए मैनेजमेंट, वो कोई प्रबंध नहीं कहलाता है। और अगर आपको समग्र विकास चाहिए, यानी कि इंक्लूसिव विकास चाहिए, तो आपको हर सेक्टर पे ध्यान देना होगा। अगर एक किसी देश की बात करें तो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर या तृतीय सेक्टर में देखें, तो किसी एक पे नहीं, हमें तीनों में फोकस करना होगा, तभी जाके एक कंट्री डेवलप हो पाएगी। प्रबंध का महत्व देख लेते हैं। प्रबंध क्यों महत्वपूर्ण है? आधुनिक युग में प्रबंध का अत्यधिक महत्व है। अच्छे प्रबंधक के अभाव में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर आप निर्धारित लक्ष्य कुछ रखते हैं तो आपको प्रबंधक बनना पड़ेगा, और बिना प्रबंध के आप उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। यह किसी भी उद्योग का मस्तिष्क होता है, प्राण होता है, क्योंकि माइंड से ही आपके सारे कार्य कंप्लीट होते हैं। तो अगर आप कोई भी व्यवसायिक क्षेत्र में हैं और आप बिना प्रबंध के, अच्छे प्रबंध के, सुप्रबंध के कोई भी काम कर रहे हैं, तो वह एक प्रकार से बालू में मकान बनाने समान है। यानी कि अगर आप बालू में मकान बनाएंगे तो ढह जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप बिना प्रबंध के कोई व्यवसाय चला रहे हैं, अच्छे प्रबंध के, अगर बिना कोई अच्छा प्रबंध के आप व्यवसाय चला रहे हैं, तो वो आपका उद्योग ढह जाएगा। संक्षेप में अगर बात करें तो इस प्रकार से अपन स्पष्ट कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग। जैसे अगर आप, अपने को पता है अपने देश में बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन अगर उनका ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, प्रबंध कुशल ना हो उनका, और वैज्ञानिक पद्धति ना हो, वो वेस्ट कर देंगे और साधनों का दोहन हो जाएगा, बेकार चले जाएंगे। लेकिन उनका अगर अच्छे से मैनेज किया जाए तो उससे अपने राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने पास पेट्रोल जैसे बहुत कुछ है, लेकिन पेट्रोल का प्रबंध सही से ना हो, अच्छी गाड़ियां ना बने, वो बहुत ज़्यादा वो उसका कंजप्शन करे, तो वो एक तरह के संसाधनों का दुरुपयोग हो गया। वहीं पर अगर ऐसी गाड़ी बन जाए जो कि 1 लीटर में, अगर बाइक की बात करें तो 1 लीटर में वो 70, 100, 150 किलोमीटर का एवरेज माइलेज निकाले, तो एक तरीके से वो एक अच्छा प्रबंध हो गया। सेकेंड है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। आपको कम से कम तो लागत लगानी है, यानी कि खर्चा करना है, और अधिकतम उत्पादन करनी है। ये एक प्रबंध का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता। यानी कि अगर आप कोई भी उद्योग में है तो उसकी गति में तीव्रता आ जाती है, क्योंकि इससे साधनों का पूर्ण उपयोग होता है, और आप उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, वस्तु की कीमत में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें व्यक्ति पूरा एनालाइज करता है मार्केट को, और मार्केट को एनालाइज करने के बाद ही एक ऐसा प्रोडक्ट लाता है, उसकी कीमत डिसाइड करता है। पूरा एनालिसिस करने के बाद काम होता है। बिना प्रबंध के ये काम संभव नहीं है। आर्थिक योजना की सफलता। कोई भी अगर आप आर्थिक योजना बना रहे हैं तो वो प्रबंध के द्वारा आप सफल बना सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। संस्था के लक्ष्यों के प्राप्ति। किसी भी संस्था के लक्ष्यों की अगर प्राप्ति करना है तो एक अच्छा प्रबंध होना आवश्यक है। प्रबंध के साथ साथ अच्छे प्रबंधक भी होना चाहिए जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। व्यक्तियों की योग्यता का विकास। अगर आपके पास कुशल श्रमिक नहीं है, कुशल कामगार नहीं है, कुशल अधिकारी नहीं है, कुशल व्यक्ति नहीं है आपके संगठन में,
तो आपका संगठन उस प्रकार से ग्रोथ नहीं करेगा जिस प्रकार से उसको करना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, रिफ्रेशर कोर्स देने पड़ेंगे और उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, तब जाके। और अगर ये नहीं कर सकते आप तो आपका संगठन ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगा। अगर आपको ठीक ढंग से काम करवाना है, अच्छा प्रोडक्शन निकालना है, तो आपको उनकी योग्यता को विकास करना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति योग्य है, फिर को भी आपको बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि एक व्यक्ति मोटिवेट रहे। गलाकाट प्रतियोगिता का सफलता से सामना, यानी कि अगर आप देखें मार्केट में तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है हर एक चीज़ में कि आपको अच्छा प्रबंध चाहिए ही चाहिए। बिना अच्छे प्रबंध के आप इस प्रतियोगिता, इस कंपटीशन में सफल नहीं हो सकते। कहाँ आपको मार्केटिंग करनी है, कितने आपको विज्ञापन दिखाना है, कौन से आपका कितनी आपको प्राइस रखनी है, कितने आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है और क्या आपका पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, ये पूरी पूरी आपके प्रबंध डिसाइड करेगा। उसी के बाद आपको प्रतियोगी जो आपके जो कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, उसमें आप सफल हो सकते हैं, उसमें आप नंबर 1 आ सकते हैं, उसमें नंबर 2 आ सकते हैं। नवीन परिवर्तनों को उपक्रमों में लागू करना। अगर कोई भी कार्य है, कोई भी चीज़ है, अगर उसमें परिवर्तन नहीं है तो वो खत्म हो जाती है। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा, नोकिया एक बहुत अच्छी कंपनी थी जो कि उसने नवीन परिवर्तन नहीं किए। वो एंड्रॉयड वर्जन में नहीं आया या फिर जो भी रहा, लेकिन वो आज खत्म हो चुकी है। अगर वो कुछ चेंजेस करती और अच्छे चेंजेस करती टाइम के रहते, उसने किए बाद में किए, लेकिन टाइम के रहते करती, तो वो आज बहुत अच्छी कंपनी होती। इसी प्रकार से अगर आप कोई भी उद्योग में हैं या फिर किसी भी उपक्रम में लगे हुए हैं और अगर आप नवीन परिवर्तन नहीं कर रहे, तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट को अगर देखें तो आज भी वो फाइलों पर, कागज पर काम करते हैं, तो इसलिए बहुत स्लो काम होता है। अगर वहीं पे जिसे धीरे धीरे इसमें ई ऑफिस का कार्य स्टार्ट किया जा रहा है, कंप्यूटर का काम स्टार्ट किया जा रहा है, तो उससे आपकी जो फाइलें हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी है। श्रम समस्याओं का समाधान करना, यानी कि जो श्रमिक काम कर रहे हैं आपके उसमें, उनकी समस्याओं का समाधान आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति मन से तब तक काम करेगा जब तक उसको समस्या नहीं है। अगर उसको समस्या होने लगी तो वो सही से काम नहीं करेगा। चाहे वो आप पारिवारिक समस्या है तो भी आप उनका सॉल्यूशन करें, इंटरेस्ट लें, उसी के बाद आप उसको अच्छे से कार्य करवा सकते हैं। वस्तुएं एवं सेवाओं के विक्रय की आधुनिक पद्धतियों का विकास। अब कोई भी अगर सेवा है या वस्तु है और आपने उसकी विक्रय करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको पुराने ढंग से ही अपना रखा है, तो आप उसको बेच नहीं सकते। जैसे कि आज, अभी तक टीवी पे एडवर्टीजमेंट आते थे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे आने लगे हैं, यानी कि फेसबुक पे आने लगे हैं, यूट्यूब पे आने लगे हैं। आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे आने लगे हैं। ये जो बीच में एड आते हैं, ये एक तरीके से आधुनिक पद्धति के द्वारा आप किसी भी सामान को या सेवाओं को बेचने का कार्य कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना है हमें कि जो हम बेच रहे हैं वो क्या शहरों के लिए है या गाँव के लिए या फिर दोनों के लिए, तो उन तक पहुंचने चाहिए उसके अंतिम उपभोक्ता, यानी कि जो खुद यूज करता है उसको अंतिम उपभोक्ता बोलते हैं। जैसे कि साबुन बनाते हैं आप, तो साबुन दुकानदार यूज नहीं करेगा, उसको एक कोई भी आम व्यक्ति ही यूज करेगा। तो उस तक वो बात पहुंच पा रही है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है कि वो पहुंच पा रही कि नहीं। और उस तक पहुंचाने के लिए जरिया क्या होना चाहिए। क्या अगर वहां पर रेडियो चलता है तो रेडियो पे आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर वहां पर यूट्यूब चलता है तो रेडियो पे देने का कोई मतलब नहीं, आप यूट्यूब पे दे अपने एडवर्टीजमेंट। सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना, प्रबंध के माध्यम से उसमें संचालन करने के अलावा आपके पास बहुत सारे सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं। इसको भी ध्यान रख के आपको उस प्रबंध को आवश्यक है कि वो सामाजिक उत्तरदायित्व भी पूरा करे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि चैरिटी करते हैं बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, जहाँ खास करके आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा इसमें, कि वो बहुत सारा चैरिटी करते हैं अपना, यानी कि वो एक उद्योगपति तो है ही, उसके साथ साथ कई सारा चैरिटी करके अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को का भी निर्वहन कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें हैं जिसमें आप प्रबंध को देख सकते हैं। अगर अपन निष्कर्ष करें तो प्रबंध की अवधारणा एक शाश्वत चलने वाली प्रगतिशील और बहुआयामी अवधारणा है जो संगठनों के लक्ष्यों की प्राप्ति, संगठनात्मक विकास और उसे परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हुए अधिकतम मानव कल्याण के लिए प्रयासरत रहती है। आज के आधुनिक और कल्याणकारी युग में प्रबंध प्रत्येक देश की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। यह विकास का पर्याय और संगठन की सफलता का सिंबल बन चुका है। कोई भी अगर संगठन है या कोई भी देश है, उनको अगर विकास करना है, उनको आधुनिक बनना है और उसके साथ साथ कल्याणकारी भी बनना है, तो वहां पर उनको प्रबंध आवश्यक है। जैसे आपने सुना होगा एक कंट्री के लिए थिंक टैंक रहते हैं, अपने यहाँ पर नीति आयोग है, इसके पहले योजना आयोग था,
और पंचवर्षीय योजनाएं थी, ये सब प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। इन्होंने सोचा, एक प्लानिंग की, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए कार्य किए गए, उसके बाद उसको एनालाइज किया गया कंप्लीट होने के बाद कि कितना लक्ष्य हमने प्राप्त किया, क्या वृद्धि दर रही हमारी, क्या राष्ट्रीय विकास दर रही। तो ये सब चीजें प्रबंध के अंतर्गत ही आती है। हालांकि प्रबंध सिद्धांतों में सार्वभौमिकता का अभाव, प्रबंध के सिद्धांतों व नियमों का स्थायी न होना, मानवीय आचरण में परिवर्तनों को समझने और उसको अनुकूलन करने में अक्षमता को लेकर आलोचना भी की जाती है। कई बार होता है कि प्रबंध के द्वारा आप ये नहीं कर सकते कि किसी भी मानवीय आचरण में परिवर्तन कर दें, क्योंकि मानव टेंडेंसी जो रहती है वो, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं लेकिन आप उनको व्यवहार को तो पूरा तरीके से चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें की जाती है आलोचना कि आप प्रबंध के द्वारा ये नहीं कर सकते। खैर, आलोचना हर चीज की होती है, लेकिन ये कमियां ऐसी नहीं है जिससे प्रबंध का महत्व कम हो जाए, क्योंकि प्रबंध की विशेषताओं को देखकर ही इसकी भूमिका स्पष्ट हो जाती है। यह बढ़ती हुई प्रतियोगिता से मुकाबला करने, उत्पादन के साधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग करने, उत्पादन के साधनों में समन्वय करने, न्यूनतम लागत पर अधिकतम और श्रेष्ठतम उत्पादन करने में तथा भविष्य के लिए सक्षम प्रबंधक उपलब्ध कराने अपना अमूल्य और बहुमुखी योगदान देता है। अतः सफल प्रबंधन के लिए उपयुक्त और श्रेष्ठ तकनीक अपनाते हुए उसे सर्वोत्तम परिणाममुखी और अधिकतम मानवोन्मुखी बनाए जाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। तो करता क्या प्रबंध, देख लेते हैं एक बार और शॉर्ट में। प्रतियोगिता में आप मुकाबला कर सकते हैं, उत्पादन के जो साधन है उनका बेस्ट यूज कर सकते हैं, आप साधनों में समन्वय कर सकते हैं, चाहे वो मानवीय हो चाहे वो भौतिक हो, सबसे कम लागत पर आप अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं, और उसके बाद अपने जो भी कर्मचारी हैं उनको सक्षम बना सकते हैं, और जो आपका प्रोडक्शन है उसको बहुत बेहतर बना सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रबंध क्या 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 कार्य है और किस किस कार्य को करने में, वो किस किस लक्ष्यों की प्राप्ति के करने के लिए प्रबंध आवश्यक है। सो गाइस, ये रहा हमारा पहला चैप्टर, थियोरेटिकल चैप्टर। आपको, मेरे को लगता है, ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। से क्वेश्चंस देखना भी आवश्यक था, इससे ये समझ में आता है कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, वो तभी आप इनको अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ही आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, कथन पूछे जाते हैं, प्रबंध की डेफिनेशन पूछी जाती है, और यहाँ पर आपको वो सब मिली होगी जो अपन ने क्वेश्चन में करे थे। इसके बाद अपन प्रबंध कर्म क्या है वो देखेंगे अगली वीडियो में। और तब तक आप इसमें से नोट्स बनाते रहें और उसके बाद रिवाइज करते रहें, या फिर आप 2 बार देखें कम से कम वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए। सो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रबंध की अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को इसमें शेयर करें, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माय जॉब पोस्ट।